बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेज़ी सीखते हो। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये उसका इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का मतलब जहाँ पर सवाल यानी कि प्रश्न पूछा जाता है या सवाल किया जाता है। इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं अंग्रेज़ी में, चलिए सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसकी बात मैं हर वीडियो में करता हूँ कि हर टेंस का, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव, ये हमारा इंटेरोगेटिव है और इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले आता है डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा काम ये है दोस्तों, आपको इस हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको फाइंड करते हैं दोस्तों। इस पूरे वाले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुम। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया होती है। यहाँ पर क्रिया सीखना किसके द्वारा होती है, तुम अंग्रेजी सीखते हो, तुम के द्वारा। तो जिसके द्वारा क्रिया का होना पाया जाए वो रहता है हमारा सब्जेक्ट। फिर ढूंढते हैं हमारी मेन क्रिया, सीखते, यानी कि हमारी मेन क्रिया कौन सी है दोस्तों, वर्ब हमारी क्रिया रहेगी। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी, हम इसकी बात करें। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हमने ढूंढ लिया है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, डू नॉट, डज नॉट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि डू नॉट पहले आएगा कि डज नॉट, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है ना। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किन सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और किन सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको अच्छे से नोट कर लें। दोस्तों, तुम के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, मैं बार बार नॉट कह रहा हूँ, यहाँ पर नॉट की बात नहीं हो रही है। डू या डज नॉट, डू या डज, सॉरी, डू या डज। सो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। खैर, तुम के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमें लगाना होता है डू। सबसे पहले हमने लगाया डू, क्यों, तुम के साथ डू का इस्तेमाल होता है। फिर डू के बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है तुम, यू। फिर आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हमारी वर्ब है सीखना, यानी कि लर्न। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, अंग्रेजी। और चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से हमने एक हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर दिया एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। दोस्तों, अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद है, बेहतरीन तरीके से याद है, तो आप कभी भी एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने लगाया डू, उसके बाद हमने लगाया यू, फिर हमने लगाया लर्न, फिर इंग्लिश, यानी कि डू, सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वह हॉकी खेलता है। क्या वह हॉकी खेलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट फाइंड करना है। हमारा सब्जेक्ट है वह, हमारी क्रिया है खेलता या खेलना, और हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों इसमें हॉकी। ठीक है। स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डू या डज। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किस सब्जेक्ट के साथ डू आता है और किस सब्जेक्ट के साथ डज आता है, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया। यहाँ पर वह यानी कि ही के साथ हमेशा डज आता है, तो हमने लगाया डज, डज। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही, वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही। फिर आएगी हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है खेलना, यानी कि
प्ले, प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म रहेगी और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा हॉकी। डज ही प्ले हॉकी, डज ही प्ले हॉकी, डज ही प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी खेलता है। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं और इनको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को आप हमेशा अच्छे से याद रखें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आप कभी भी किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर पाएँ। और नियमों को भी याद रखें कि किन सब्जेक्ट्स के साथ डू लगता है, किन सब्जेक्ट के साथ डज लगता है। दोस्तों ग्रामर सीखना थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, ग्रामर सीखना थोड़ा सा पेचीदा भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए ग्रामर का होना बेहद ज़रूरी है। ग्रामर को डीपली पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप बस मोटे मोटे तौर पे अगर ग्रामर के रूल्स जानते हैं तो आप एक अच्छे अंग्रेज़ी बोलने वाले बन सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शीट भी शेयर करूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसको नोट कर सकते हैं और आप उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको पता है आपने क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।